May I come in, sir? आइए, टेक ए सीट। Thank you, sir. आप रवि हैं? Yes, sir. रवि कुमार मीना। Yes, sir. रवि, आप हिंदी में बातचीत करना पसंद करेंगे? Yes, sir. रवि, आपने शायद महसूस किया होगा कि हमने तमाम एक्शंस लिए हैं जहाँ तक कोविड-19 का प्रश्न है। Yes, sir. एक महत्वपूर्ण कदम ये भी है कि आपकी कुर्सी को काफ़ी दूरी पर रखा गया है ताकि आप सहज महसूस करें और सुरक्षित महसूस करें। इसका अतिरिक्त लाभ ये है कि अगर आप चाहें तो अपना मास्क हटा सकते हैं क्योंकि आप पर्याप्त दूरी पर हैं और मेरे ख्याल से सहज महसूस कर रहे होंगे। हटाना Yes, sir. चाहेंगे? Yes, sir. प्लीज। कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. चलिए फिर रवि शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दें। सर, मेरा नाम रवि कुमार मीना है। सर, मैं कोटा ज़िले राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और सर उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से बीटेक की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सर मैं 2016 में पास आउट हुआ। उसके बाद सर मैंने 2017 का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लिखा था और उसमें सर मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स उसमें चयन हुआ है और सर अभी मैं उसी सर्विस में हूँ और मेरी पोस्टिंग न्यू दिल्ली में है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में। आप अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन में हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं या प्रमोशन हो गई है? सर मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर ही हूँ। कब है पहली प्रमोशन ड्यू? सर नेक्स्ट ईयर 2022 में आप डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे। 2022 में आप डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे। आप रेवेन्यू सर्विस में ऑलरेडी हैं। संतुष्ट क्यों नहीं है अपनी सर्विस से? अच्छी सर्विस है। सर मैं संतुष्ट हूँ बट सर मेरा जो प्रयास है सर वो IAS के लिए है क्योंकि सर मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लाइक सर जो डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है उसमें लाइक सर मैं हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर इन सारे सेक्टर्स में काम करना चाहता था और अब आगे करना चाहूँगा। और सर इसमें जो पब्लिक डीलिंग होती है जो मैं सर मेरा हमेशा से ये रहा था कि मैं लोगों के बीच में रहकर काम करूं और सर मुझे लगता है कि IAS और IPS एक ऐसी सर्विस है जो ये चीज़ मुझे प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसलिए सर मैं अभी पिछले 4 साल से अपने डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इसे एंजॉय करते हैं। yes, आपने उसमें कई सारी स्किल्स हासिल की होंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। उस सब के पर क्यों पानी फेर देना चाहते हैं? 2-3 साल का अंतर रहता है IAS और IRS के पे स्केल्स और एमोल्यूमेंट्स में, वो आप पहले ही बिता चुके हैं। तो आप कोई आर्थिक लाभ तो विशेष होने नहीं वाला है। यस सर। तो फिर क्यों नहीं अपने डिपार्टमेंट को सर्व करते रहते हैं? आपकी स्किल्स से फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि सर जो मैंने स्किल्स रेवेन्यू सर्विस में सीखी है सर उनको मैं IAS में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा है, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ मैंने देखे ऐसे तो कई सारी चीज़ों के बारे में हम हर एक चीज़ के बारे में कह सकते हैं, पर आप फिलहाल मुझे ऐसे 3 स्किल्स बताइए जो आपने रेवेन्यू सर्विस में सीखी है, लेकिन अगर आप IAS बन जाते हैं तो आपको उनको अनलर्न करना पड़ेगा, डीलर्न करना पड़ेगा। ऐसी कोई 3 चीज़ें पहचान के बताइए सर। जैसे यहाँ के हिसाब से तो वो ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर वो कम महत्वपूर्ण रह जाएंगी, बल्कि उनसे नुकसान होगा, इसलिए उनको डीलर्न करना पड़ेगा। सर जैसे कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी फेसलेस की तरफ बढ़ रहा है, बट सर हमें अभी ये बताया जा रहा है कि लोगों से कैसे कम से कम डील करना है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बट सर IAS में मुझे लगता है कि इसका अपोजिट है और वो मुझे सीखना पड़ेगा कि कैसे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ, मैं उनकी समस्याओं को सुनूँ और उनको सॉल्व करूँ। चलिए, एक बात हो गई कि यहाँ पर एनोनिमिटी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर पर्सनल टच महत्वपूर्ण है। और बताइए। और सर जैसे कि इनकम टैक्स में सर टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो सर हमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें सिखाई गई हैं सर। और सर जो IAS है सर वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सर मुझे अपना थोड़ा माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा जब मैं फील्ड पे जाऊंगा, क्योंकि सर यहाँ पे हमें पूरे टेक्निकली चीज़ें सिखाई जाती हैं। और वहाँ पे सर मैं ये कोशिश करूँगा आपको अपने आप को जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। यस सर। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को एक नए वर्क कल्चर के लिए भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है इसमें फिक्स आवर्स होते हैं वर्किंग के, लाइक बट सर IAS और IPS 24/7 सर्विसेज हैं। तो सर मुझे उसमें भी अपने आप को बदलाव करने पड़ेंगे मेरे अंदर कि मैं। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय लिया है? यस सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आपने ग्रेजुएशन भी किया था? यस सर। मुझे बताइए कि HVDC जो है उसका इस्तेमाल होता है आजकल लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के लिए। यस सर। होता है ना? यस सर। उसमें स्टेप डाउन कैसे करते हैं? आप 330 kV पर DC ट्रांसमिशन कर रहे हैं, स्टेप डाउन कैसे करते हैं? थोड़ा समय ले सकता हूँ इसको सोचने के लिए। सर DC ट्रांसमिशन को सर जनरली सर हम स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं, पर सर DC को हम यूज़ नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर AC पे वर्क करते हैं। तो सर इसके लिए पहले हमें इन्वर्टर का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम भी ट्रांसमिट करेंगे तो DC के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद सर हम इन्वर्टर का यूज़ करेंगे
उसको एसी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं सर, थ्रू हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स। देन व्हाट इज द होल गेन? ये तो क्या फ़ायदा हुआ फिर, इतना जब मेहनत करनी ही पड़ी तो? इज़ देयर अनदर वे आउट, कि यही मेथड रहेगा? सर ये मेथड किया इसलिए जाता है क्योंकि सर जो लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन होती है और जब हाई पावर हम ट्रांसमिट करते हैं तो सर उसमें डीसी जो है वो काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो इसलिए सर हम इसको कंसीडर करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। रवि, आपने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और ऑप्शनल भी वही रखा है। यस सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि कई सारी राज्य सरकारें आजकल फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि आप और रेवेन्यू सर्विस में भी हैं, तो सरकार को इससे कितना नुकसान होता है, कितना फ़ायदा होता है जब कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव में वादा करते हैं कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे? आपके हिसाब से क्या ये अच्छी बात है या इसमें दिक्कत ज़्यादा है? सर मुझे लगता है जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविज़न है, क्योंकि सर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और सर इंडिया गवर्नमेंट की कई सारी सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए सर फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि सर इससे लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में सहायता मिलती है। पॉवर्टी एलिवेशन का ये एक तरीका है, बट सर मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सर क्या यूज़र चार्जेस लगाना आपको नहीं लगता कि इससे लोग किफ़ायत से किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अगर फ्री होता है तो वेस्टफुल यूज़ ज़्यादा होता है। यस सर। सर ये सर देखा भी गया है, जैसे जो किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उनका काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है। बट सर इसी संदर्भ में सर गवर्नमेंट ने कई कदम भी उठाए हैं, जैसे सर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंदर सर सेपरेट मीटरिंग की जा रही है। जो एग्रीकल्चर जो पार्ट है उसकी मीटरिंग अलग होगी और जो नॉन एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। आजकल स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं, क्या होते हैं स्मार्ट मीटर्स? सर स्मार्ट मीटर्स एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए जाते हैं। सर इसमें कई सारे फ़ायदे हैं सर इसके। सर इससे 2 वे कम्युनिकेशन होता है जो कंज्यूमर और जो जनरेटर है सर उनके बीच में। सर इससे रिलायबिलिटी भी बढ़ती है पावर ट्रांसमिशन की, और सर इससे जो पीक जो लोड होता है जो फ्लक्चुएट होता रहता है उसको सर फुलफ़िल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो सर ये अब मुझे ये बताइए कि आप तो IRS में हैं, ऑलरेडी वर्किंग है, तो भारत सरकार अभी एक केस लड़ रही है केन एनर्जी के साथ। तो ये टैक्स डिस्प्यूट मामला है और रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात है। तो पहले तो ये बताइए कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है और आपको क्या लगता है कि भारत सरकार यहाँ सही है केन एनर्जी वाले डिस्प्यूट में, या सरकार को अब मान लेना चाहिए कि जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया है हमें उसका सम्मान करना चाहिए? सर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सर एक स्कीम है जिसके तहत गवर्नमेंट जो पुराने केसेस होते हैं उनको टैक्स कर सकती है। सर उस टाइम पे कोई ऐसा लॉ नहीं था, इनकम टैक्स में कोई ऐसा सेक्शन नहीं था, तो उसकी वजह से पहले के टाइम पे वो टैक्स नहीं कर पाए। बट सर वो फ्यूचर में जाके उनको टैक्स कर सकती है, फ्यूचर में इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करके। बहुत सही बात है, आप तो एक टैक्स ऑफिसर हैं। सर अगर जैसे हम केन एनर्जी का केस देखे हैं और इसमें इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग हुई है, सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो $1.2 बिलियन का जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है सर वो उनको दे देना चाहिए आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन। अगर उसमें इंडिया की गलती है तो क्या बात है, क्यों वित्त मंत्री ये नहीं समझ रहे हैं? जब आप एक IRS ऑफिसर होने के नाते आप ये समझ रहे हैं कि दे देना चाहिए, इससे हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर भी 10 बार सोचेगा भारत में इन्वेस्ट करने से पहले। तो क्या बात है कि ये बात, इतनी सिंपल सी बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है, वित्त मंत्री को समझ में नहीं आ रही है, क्या कारण है? सर मुझे लगता है कि इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो सर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अपील की है, सर हर किसी को राइट है अपील करने का। सर उसके बाद जो अवार्ड आएगा, मतलब हमें पता है कि पहले से कि अपील खारिज होनी है, फिर भी अपील करना राइट है तो इसको एक्सरसाइज करना ही चाहिए मेरे हिसाब से सर, क्योंकि और भी फैक्ट्स निकल सकते हैं या गवर्नमेंट को अपना स्टैंड रख सकती या है। एक डर है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, शायद अपोजिशन पार्टीज ये कहेंगी कि सरकार बिक गई है या सरकार ने अपील ही नहीं की। देखिए सर मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट के पास राइट है अपील करने का तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और दूसरा सर, गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये केस में किया तो सर ऐसे कई सारे केसेस हैं, तो गवर्नमेंट को फिर वहाँ पे भी ऐसे अवार्ड। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी बात हो रही है कई ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात हो रही है, ठीक है? तो ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होगा और इससे भारत जैसे देश के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सर जैसे कि अभी 130 कंट्रीज़ ने सर एक नया एग्रीमेंट बनाया है ग्लोबल मिनिमम टैक्स सर, जो कि उसका टैक्स रेट 15% पे रखा गया है। सर ये इसलिए किया गया है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं सर, जो टैक्स हेवन का यूज़ करती है, जो लूप होल्स होते हैं, तो जो वेज इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो नाम है,
और तो मुझे आप भारत को क्या होगा, भारत क्या इससे फायदे में रहेगा या भारत को नुकसान हो सकता है? सर मुझे लगता है कि इससे ये भारत के लिए एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारा जो टैक्सेशन रेट है वो वैसे ही 15% से ऊपर है। और सर जो इंडिया में जो कंपनीज़ हैं जो फिजिकली इंडिया में वर्क करती हैं, बट सर जो अपने हेडक्वार्टर्स हैं वो टैक्स हेवंस ले, एक कोई देश का नाम बता सकते हैं जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है? सर मॉरिशियस, केमन आइलैंड्स। ठीक है सब। रवि, कृषि आयकर हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि कई समितियों ने इसकी सिफारिश की है। कृषि आयकर शुरू करने में क्या चुनौतियां हैं? सर सबसे पहला तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं कर सकती है सर, एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। और सर अब मुझे लगता है कि सर अभी हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो सर ये एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, इतने सारे फार्मर्स को ITR भरवाना और उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। और सर जो हमारा एग्रीकल्चर है सर वो बहुत ही वल्नरेबल है ड्यू टू सर क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस अदर रीज़न। तो सर यही सही कारण है। और सर पॉलिटिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी भी एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट है। क्या किसी राज्य में कृषि आयकर लगाया जाता है? यस सर राज्यों के पास ये अधिकार है कृषि के ऊपर इनकम टैक्स लगाने का। बट सर मैं कोई स्टेट का नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, बट मैं इसके बारे में चेक करूँगा सर। जैसे किस राज्य में सबसे पहले कृषि आयकर लगाया गया और कब? पार्डन सर, बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, भारत में आयकर की शुरुआत कब हुई? सर भारत में आयकर की शुरुआत सर ब्रिटिश टाइम से ही हो गई थी सर। 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था सर, उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये इनकम टैक्स लॉ लागू किया था ताकि वो लोगों से लगान वसूल कर सके। और उसके बाद ये सर चला आ रहा है। और अभी जो प्रेजेंट है सर वो हम 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, उसके बेसिस पे पूरा टैक्सेशन सिस्टम बेस्ड है। बिजली चालित जो वाहन है उसकी मांग बढ़ती जा रही है, दुनिया के कई देशों में शुरू हो रहे हैं। भारत में अगर हम बिजली चालित वाहनों की संख्या एक सीमा से बढ़ाते हैं तो कुछ नई चुनौतियां उभरेंगी। यस सर। क्या क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं बिजली चालित वाहन क्षेत्र में? सर क्या मैं कुछ समय ले सकता हूँ इसके बारे में सोचने के लिए? सर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको गवर्नमेंट अभी काफ़ी प्रमोट कर रही है सर, उसमें कई चुनौतियाँ हैं सर। सबसे पहला तो जो हमारे कन्वेंशनल व्हीकल होते हैं जो पेट्रोल डीजल, सर उनको हम रिफ़िल करने में 5 मिनट में हम उनको कर सकते हैं। बट सर जो व्हीकल्स होते हैं उनको चार्ज करने में 4 से 5 घंटे तक लगता है सर। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा सर लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हम जाते हैं, क्योंकि अभी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है इंडिया में, तो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जा सकते हैं। तीसरा सर हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो है व्हीकल्स या बैटरीज़ की वो अभी काफ़ी कम है। इसकी वजह से इंडिया को चाइना से एक भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी काफ़ी बढ़ रहा है। और सर जो परफॉर्मेंस होती है सर व्हीकल्स की, सर वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। लाइक सर जो पावर एक्सेलरेशन एज़ कम्पेयर टू सर जो कन्वेंशनल व्हीकल होते हैं लाइक पेट्रोल डीजल, सर ये कुछ चुनौतियाँ हैं। अच्छा, एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए कि आपका सिलेक्शन प्रशासक के रूप में हो गया है, IAS के रूप में, और आप जिस जिले में पोस्टेड हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है कि एक स्थानीय नेता जो कि रूलिंग पार्टी के हैं और वहाँ के एक बड़े पुलिस अधिकारी के साठगांठ के आधार पर कई वस्तुओं की जमाखोरी, खास तौर पर कोरोना जैसी बीमारी की स्थिति में आवश्यक दवाओं की जमाखोरी हो रही है और कालाबाजारी हो रही है। क्या क्या कार्रवाई आप करेंगे? सर इसमें सबसे पहले सर मैं जो भी कालाबाजारी हो रही है या जो भी लोग इन्वॉल्व है, सबसे पहले सर उनका पता लगवाऊंगा मैं। उसके बाद सर इंस्पेक्शन या सर्च की जाएगी जो भी उनकी साइट्स हैं जहाँ पे ये सारा बजालियों की जो 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 दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। और सर उनके ऊपर कड़े से कड़े जो भी पनिशमेंट होगी सर, जो भी नियम के अनुसार वो लगाई जाएगी सर। अभी आप ये सब काम कर ही रहे थे, तब तक आपके सीनियर अफसर का फ़ोन आ गया कि फ़िलहाल इस पर आप ध्यान न दें, दूसरे मामलों को देखें। सर मैं सीनियर अफसर को सर ये बात कन्वे करने की कोशिश करूँगा कि अभी इमरजेंसी सिचुएशन है और अगर हमने ये नहीं रोका तो सर सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। और सर इससे मतलब लोगों की जो पब्लिक हेल्थ है वो एक क्राइसिस बन सकता है। सर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट सर ये मेरी सबसे पहले ड्यूटी है कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम करूँ। तो सर मैं ये बात उनको कन्वे करूँगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले पिछले 1 साल में आए हैं और लगता नहीं है कि वैसी कार्रवाई की गई है जैसी कार्रवाई आप सोच रहे हैं। क्या लगता है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी जैसे जो गुण हैं वो बहुत कम हो गए हैं? सर मुझे लगता है कि सर
कुछ केसेस हैं, बट सर ओवरऑल अगर देखा जाए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो सर वो अभी भी काफ़ी सर उसमें इंटीग्रिटी है, इफ़िशिएंसी है, बट सर कुछ केसेस होते हैं उन पे सर अगर हम कार्रवाई करें तो एक अच्छा अगर precedent है set तो कर- हमारे देश में एक समानांतर व्यवस्था कैसे चलती रही है? समानांतर व्यवस्था तो आप समझते हैं, पार्डन सर बट पैरेलल इकोनॉमी समझते हैं। यस सर, पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है? पार्डन सर बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। रवि मुझे बताएं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक एग्रीकल्चर की नई टेक्निक है जिसमें सर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये कोशिश की जाती है कि जो बजट है जो हम वो कर रहे हैं वो मिनिमम हो और अगर होपफुली ज़ीरो रहे, तो सर हम इसमें नेचुरल चीज़ें जैसे कि काऊ डंग इनका यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोलर पंप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सर यही और कैसे ये आपकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उससे अलग है? सर आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इफ़ यू अलाउ मी देन आई वुड लाइक टू Sure. आंसर दिस सर। हाँ जी। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर हम सारी चीज़ें जो है कोई भी आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, लाइक यूरिया एंड ऑल दिस, बट सर जीरो बजट में हम कर सकते हैं ये सब यूज़ कर ये सब चीज़ें। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है? एनीवेज मुझे बताएं कि इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज़ की गई थी, इसके क्या प्रमुख बिंदु हैं? पार्डन सर बट मैं अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये आती है रिपोर्ट, Yes, इसके बारे में जानकारी है आपको? पार्डन सर बट कोई मुझे बात भी नहीं। जानकारी- मुझे बताएं कि आर फैक्टर क्या है? सर आर फैक्टर जो हमने कोविड में देखा गया है सर, उसमें आर फैक्टर अगर इट रिप्रेजेंट कि एक जो भी बीमार व्यक्ति है वो कितने लोगों को और इन्फेक्ट कर सकता है। वर्तमान में क्या है जुलाई महीने के लिए? पार्डन सर बट मुझे कोई बात recall नहीं। हो रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखें तो अभी हाल ही में नेपाल में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, यस सर। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। पीछे जाएं, जो पूर्ववर्ती नेपाली प्रधानमंत्री रहे हैं मिस्टर के.पी. शर्मा ओली, उनके कार्यकाल और भारत के संबंधों का अगर हम अध्ययन करें तो किन्हीं 3 प्रमुख ऐसी घटनाओं का उल्लेख करें जहाँ पे भारत और नेपाल के संबंधों में मधुरता के स्थान पर थोड़ी सी कड़वाहट आई। यस सर। बताएं। सर क्या मैं कुछ समय ले जी। सकता हूँ? थैंक यू सर। सर कुछ बिंदु हैं जैसे कि सर जो नए के.पी. शर्मा ओली हैं सर, उनको ये प्रतीत होता है कि सर वो चाइना की तरफ ज़्यादा उनका लगाव है, क्योंकि सर जब वो नए प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पहली मीटिंग वो पहला इंटरनेशनल दौरा चाइना का किया था। दूसरा सर जो चाइना सर अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या जो भी BRI के अंडर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, तो नेपाल में भी सर काफ़ी जैसे काठमांडू से एक रोड नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है, तो सर इससे इंडिया और नेपाल के बीच के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। आप मेरे प्रश्न का मंतव्य समझ पाए? यहाँ पे मैं भारत और नेपाल के संबंधों की चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पे आप चाइना और नेपाल की चर्चा कर रहे हैं। सर मेरा कहने का मतलब था कि सर चाइना एक फैक्टर है, मैं yes, मानता हूँ। यस सर। उसके बावजूद भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहाँ पे भारत और नेपाल आपस में उनके जो संबंध थे वो उतने मधुर नहीं हो पाए। सर इससे पहले सर जो ब्लॉकेड हुआ था सर, इकोनॉमिक ब्लॉकेड की जो बात कही जो हुई थी सर, जिसमें सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कम्युनिटी का नाम सर, उनकी वजह से जो इंडिया के जो रिजर्वेशंस थे तो सर वो उस टाइम सर काफ़ी हमारा लो पॉइंट था इंडिया नेपाल रिलेशंस का, बट सर उसके बाद हम इंडिया और नेपाल दोनों ने काफ़ी अपने रिलेशंस को इम्प्रूव किया है। मुझे बताएं कि भारत ऐसे कितने पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है अपने आसपास के देशों में? सर सबसे पहले तो सर जो छाबर पोर्ट है सर ईरान में, चाबार पोर्ट को भारत का सहयोग प्राप्त हो रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए? सर ये सर वो ईरान, अफगानिस्तान और भारत तीनों के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है सर। और कोई पोर्ट है जो आपको आपके नॉलेज संज्ञान में आता है? सर एक ओमान में पोर्ट है, बट सर मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। ठीक है, कोई बात सर। Ravi Kumar Meena. यस सर। Every year when the union budget is passed, the majority of the people watch out for the income tax slab or the exceptions, or that is the general conversation that the salaried class or even the corporates have. My question is, can income tax be abolished in India, and what are the pros and cons of abolishing income tax? Sir, can I have a moment to think about? Please. Thank you, sir.
सर मुझे लगता है कि इनकम टैक्स को कम्प्लीटली एबॉलिश करना एक अच्छा निर्णय नहीं होगा, क्योंकि सर ये एक सोवरेन पावर है इंडिया की, टैक्स जो लेवी करते हैं। और दूसरा सर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और यहाँ पे पॉवर्टी की रेट इतनी पॉवर्टी इनइक्वालिटी एक रियलिटी है इंडिया में। तो सर इन सब चीज़ों को कम करने के लिए इनकम टैक्स एक जो है गवर्नमेंट का ना ही केवल उनको रेवेन्यू प्रोवाइड करता है बल्कि इनइक्वालिटी को भी कम करता है। अगर सर हम जैसे प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो सर प्रोज में हम अगर इनकम टैक्स को अबॉलिश करते हैं तो उसके फ़ायदे कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो टैक्स पेयर हरासमेंट होता है हम उसको रोक सकते हैं। और सर ये प्रोज में सर मैं So यही you सोच पा mentioned रहा हूँ। that by paying taxes we will be able to reduce income inequality or poverty. Yes, sir. Can you explain more on that, please? सर अगर हम पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट के सोशल स्कीम्स हैं सर उनको फंड करने के लिए जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है सर वो इनकम टैक्स से आता है। और हमारी जो टोटल टैक्सेशन है सर उसका अराउंड 55% इनकम टैक्स पार्ट होता है। तो उससे सर जैसे हम कई सारी स्कीम चला सकते हैं, लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, वुमेन रिलेटेड स्कीम, चिल्ड्रन रिलेटेड स्कीम्स, MG नरेगा। Okay. Are you aware of the word or the phrase round tripping? सर राउंड ट्रिपिंग एक टैक्स इवेजन का एक तरीका है जिसके तहत सर जो ब्लैक मनी है इंडिया में वो बाहर भेजी जाती है और वही सेम मनी फॉरेन नेशन से इंडिया में वापस लाई जाती है थ्रू डिफरेंट मीन्स लाइक सर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FDI। तो उससे और सर वो ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट एक करने का तरीका है ये। Thank you. Okay. Ravi, Yes, you like playing football? sir, I like to watch football more. Okay. Oh, watching football is even more interesting. Have you ever watched football? No, sir. You never touched a football? Yes, sir, I You did. How many hexagons are there? Sir, I am not very sure, but if you allow, then I would like to answer this. Tell me what you're sure. How many pentagons are there? Pardon, sir, but मैं अभी recall नहीं कर पा रहा हूँ exact number. Is there any other shape apart from pentagon and hexagon? No, sir. No, sir. You have done. You have studied mathematics also. Yes, sir. So, if I tell you that there are 5 pentagons, how many hexagons will be there? I think no hexagon are there. अगर 5 पेंटागन हैं तो फुटबॉल की राउंड शेप बनाने के लिए कितने हेक्सागन्स की गुंजाइश होगी? Pardon, sir, but मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ इसको। चलिए ठीक है, मैं आपके इस सवाल के बारे में सोच रहा था जिसकी वजह से सर के साथ आपकी जो बातचीत हुई वो नहीं सुन पाया। आपको बताना है क्रम से, क्रोनोलॉजिकली सर ने कौन कौन से सवाल आपसे पूछे थे। यू गेटिंग माय क्वेश्चन? Yes, sir. जी, Can I take some time to think? I'm not able to recall, sir. सोचिए किस बारे में बातचीत हुई थी सर से? व्हाट वाज द एरिया? सर इनकम टैक्स से रिलेटेड बात हुई थी, बट सर मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी नहीं याद कर पा रहा। फाइन फाइन रवि, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए रवि। थैंक यू सर। रवि, आपने इससे पहले एक ही बार दिया इंटरव्यू? एक से सर ज्यादा? 2 बार। क्या क्या नंबर आए थे? सर फर्स्ट टाइम मेरे 146 नंबर थे और सर उसमें मेरा IRS का चयन हुआ था। उसके बाद सर मेरे 138 थे। कम हुए? हाँ सर। ऐसा क्यों हुआ? दिन खराब था या परफॉर्मेंस खराब थी? सर मुझे लगता है कि सर पहले मेरा इंग्लिश मीडियम था, कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो सर वो मुझे कहीं ना कहीं हद तक ये लगता है कि मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता था। ठीक है। और बाकी सर इंटरव्यू भी ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, मतलब मुझे जो फील हुआ था बाहर आके। और आज के इंटरव्यू को आप तो चूंकि कई बार 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, प्रोसेस आपको मालूम ही है। अगर आप अपना आकलन कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, ये आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है या नहीं? आज की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी या यू कैन डू बेटर? यस सर, मैं अच्छा कर सकता था। जैसे कुछ सर फैक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं पता थे, और जैसे आपने सर पेंटागन वाला पूछा वो मैंने पढ़ा था बट सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। तो सर कुछ फैक्चुअल जगह मैं वो मेरा कमजोरी लगी मुझे। बाकी सर एवरेज लगा मुझे सर, एवरेज, नॉट द बेस्ट बट। सी रवि, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बिकॉज यू आर ऑलरेडी IRS IT, तो यू हैव टू डू एक्सेप्शनली वेल टू डू IAS IPS, क्योंकि बाकी तो सिलेक्शन तो के लिए तो आप कर चुके हैं, तो आपको मालूम है कि सिलेक्शन में तो कई बार बहुत थोड़ा एवरेज से भी चल जाता है। 140 के बाद भी आपका सिलेक्शन हुआ ही। 140 बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, आपको मालूम है, 140s में। लेकिन अगर आपको IAS IPS चाहिए तो आपको एस्पायर थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अभी वो गैप बना हुआ है,
थोड़ा सा, तो उस एरियाज में थोड़ा सा काम कीजिए दोनों जगह पे। वैसे देखिए अलग से डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से जानते हैं चीज़ों को, व्यवस्था के बारे में पता है। टेक्निकल चीज़ें आप सही कर रहे हैं, बैठने का तरीका ठीक है, वॉइस लेवल ठीक है, हैंड मूवमेंट ठीक है, आई कॉन्टैक्ट ठीक है, जिन चीज़ों को हम नॉर्मली बताते हैं नए कैंडिडेट्स को वो आपको पहले से पता है। लेकिन जो इम्पैक्ट अभी आना चाहिए वो अभी दो वजहों से नहीं आ रहा है। एक तो कुछ कुछ कंटेंट में गैप है, ठीक है ना, मतलब कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें अभी रिवीजन की ज़रूरत है, जिनको ब्रश अप करने की ज़रूरत है। टाइम मिल रहा है आपको लगातार पूरा या अभी जॉब जाना पड़ रहा है? नहीं सर, टाइम है। तो उसका थोड़ा सा समय का थोड़ा सा बेहतर इस्तेमाल कीजिए। जिन चीज़ों एरियाज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है अपने करंट वर्क प्रोफाइल को भी और उससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स को भी, एंड ऑब्वियसली जो आपके एरियाज़ हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और स्टेट वगैरह उसे तो आप देखेंगे। तो जिन चीज़ों को भी रिवाइज करने की ज़रूरत है उन्हें आप रिवाइज कर लीजिए और थोड़ा सा लाइवली फ्रंट फुट पर खेलिए। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। जब आप 180 प्लस 190 इस वाले एरिया में चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। कभी कभी एक आध कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना पड़ता है। रिस्क की ना भी बात करें तो कम से कम थोड़ा सा प्रोएक्टिवली पॉजिटिव हाई एनर्जी के साथ उसको थोड़ा सा एंगेज कीजिए। अभी मुझे ये लग रहा है कि जैसे अभी आप अपने बेस्ट को नहीं दे रहे हैं, अभी तो उसको रोके हुए हैं जैसे, तो ऐसा मत कीजिए। स्माइल अदरवाइज आपकी अच्छी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। आप समझ सकते हैं लास्ट के क्वेश्चंस में जो हो रहा था वो इसलिए हो रहा है कि आप इस समय होते हुए पूरी तरह से अपनी एनर्जी को इस इंटरव्यू पे नहीं लगा रहे हैं। आप दिमाग का एक हिस्सा इसी इंटरव्यू को इवेल्युएट करने पे लगा रहे हैं कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं कैसा कर रहा हूँ। वो काम बाहर निकलने की बात करना है। यहाँ पर अपना होल टाइम एंड अटेंशन लगाना है कि ये इस इंटरव्यू को बेस्ट कैसे करना है, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें इन जनरल ठीक हैं। तो इसलिए चूंकि आप जैसे एक्सपीरियंस व्यक्ति को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, बट देयर आर एरियाज वेयर यू कैन स्टिल डू बेटर। थोड़ा सा स्माइल करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज गैप को पूरा करेंगे। आई एम श्योर इस बार निकालिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है। श्योर सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू सर।